नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक्चुअल में चीन जो है वो भारत के पड़ोसियों से चाहता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस चीन गए। वहां उन्होंने बड़बोलेपन में कह दिया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लद्दाख और बांग्लादेश उनको समुद्री पहुंच का संरक्षक है। Eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's the production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose, to our setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. Any kind of business is okay. It could be highly technology-oriented business. It could be relocation of an entire factory. It could be assembly line businesses, whatever. So this is a challenge we can take together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you, how to make it happen, what are the impediments on the way, what needs to be done to clear up the path so that we can work together. साफ है, मोहम्मद यूनिस पर इस वक्त चीन का भारी प्रभाव। उनकी यात्रा के बाद अब ऐसी चर्चा चल पड़ी है कि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में चीन एक एयरफील्ड बनाने जा रहा। लालमोनिरहाट पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले के काफी करीब है, जो चिकन नेक से सटा है। चीन का यह कदम भारत के लिए चुनौती बन सकता है। बात इतनी ही नहीं, बांग्लादेश की वायुसेना के कुछ अधिकारियों की पाकिस्तान में JF-17 विमानों के प्रशिक्षण की भी खबरें आ रही हैं। ये विमान चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप में विकसित किए। सूत्रों की माने तो इन फाइटर विमानों को लालमोनिरहाट में तैनात किया जाना, यानी शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद वाले दौर में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर रणनीतिक त्रिकोण की तरह काम करने में को लगे हुए हैं। हालांकि भारत इसे गंभीरता से ले रहा। भारत द्वारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती इसी दिशा में बड़ा कदम। नेपाल में जब माओवाद सफल हुआ तो चीन को अपनी रणनीति पर काम करने का मौका मिल गया। उसने धीरे धीरे नेपाल में अपने कर्ज का जाल फैलाया और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर विकास के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया। 2017 के बाद नेपाल उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल हो गया। इसका मकसद ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना था। ये नेपाल को दिखाया गया वो सपना था जिसमें उसे चाइनीज डेट ट्रंप में फंसाकर संसाधनों पर कब्जे की कुटिल मंशा छुपी हुई थी। फिर भी कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री विशेषकर KP शर्मा ओली इसे नेपाल के लिए गेम चेंजर बताकर प्रचार करते रहे। ऑल वेदर फ्रेट चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव महज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये पश्चिम के दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाला महत्वपूर्ण हथियार है। चीन नई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना कर सॉफ्ट पावर वार की तरफ बढ़ रहा है। इस दृष्टि से BRI और उसकी वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है। ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अतिरिक्त संघाई सहयोग संगठन में भारत के साथ पाकिस्तान को भी प्रवेश देना और UN में पाकिस्तान के पक्ष में बोलना इसका तस्दीक करता है। चीन अपने उद्देश्य में कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा। कारण यह है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति इस समय ताश के बिखरते पत्तों की तरह है। दिवालियापन के शिकार पाकिस्तान की चुनौतियां का समाधान न सत्ता के पास है न सेना के पास। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने क्वेटा और सिबी के बीच पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 400 यात्रियों से भरी ट्रेन को हाईजैक करके
पाकिस्तान को दिखा दिया कि वे कितनी ताकत रखते हैं। केवल बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध, गिलगिट, बाल्टिस्तान और खैबर पख्तून में भी यही हाल है। काठमांडू की मुसीबत यह है कि नेपाल की स्थिति जो है वो किसी भी तरह इससे कम नहीं है। विकास के नाम पर चीन नेपाली इंफ्रास्ट्रक्चर और भू संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है और स्कूलों में मंदारिन थोपकर उसकी भाषा और संस्कृत को प्रभावित कर रहा है। यानी कि किसी को आपको बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृत को ही नष्ट कर दीजिए। इसके पीछे उसका असल मकसद नेपाल और भारत के बीच स्थापित सांस्कृतिक संबंध को तोड़ना और नेपाल के जरिए भारत की सीमाओं तक पहुंचना है। सब तो ये है कि ये सब सच बात तो ये है कि ये सब उसके प्रॉक्सी वार के उपकरण हैं, लेकिन अब यहाँ स्थितियां बदलती हुई दिख रही क्योंकि नेपाल अब राजशाही और हिंदूवादी आंदोलन की जबरदस्त चपेट में है। उल्टा चला बांग्लादेश। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके सत्ता पर काबिज हुई। जनता के विश्वास की असल परीक्षा तो चुनाव के जरिए ही हो सकती है। इस सरकार के मुखिया यानी मुख्य सलाहकार की भूमिका में है, न कि हेड ऑफ स्टेट की हैसियत में। असल ताकत जमायत इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की है। ये दोनों ही भारत विरोधी हैं। शेख हसीना युग में बांग्लादेश ने जो आर्थिक विकास किया है वो उल्टी धारा में बह चला है। इसके परिणाम जैसे जैसे सामने आएंगे बांग्लादेश अराजकता की ओर बढ़ेगा। अब चीन की रणनीति क्या है? बहरहाल चीन इस जुगाड़ में है कि कैसे वो भारत के 3 प्रमुख पड़ोसियों के साथ एक अनौपचारिक क्वाड्रिलेटरल बनाकर भारत को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़े। हालांकि ये देश उसकी रणनीति के लिए बेहद उपयोगी है, लेकिन ये स्वयं आर्थिक और आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इसलिए चीन इन्हें किसी परिणाम तक ले जाने में सफल होगा कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।